हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। तो मैं हूं आदर्श सिंह, आप सभी लोग हमसे परिचित हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के संवैधानिक ऐतिहासिक आधार के बारे में, कैसे कैसे संविधान का संविधान जुड़ती हैं वो चीज़ें। एक एक चीज़ 1773 से लेकर के 1947 अधिनियम तक हमने बात किया था, उसमें एक एक चीज़ों को हमने उसमें डिफाइन किया था। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान का निर्माण के बारे में। जो संविधान का निर्माण था, इसकी मांग जो है सबसे पहले किसने उठाई थी, क्यों जरूरत पड़ी, और कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, और कैसे अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ, और कैसे संविधान सभा की बैठकें कितने कार्य समय में हुआ, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कब संविधान बनकर तैयार हुआ, कितना समय लगा, इसकी हम बात करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो ये वीडियो आ रही हैं कंसेप्ट बेसिस है। हम कुछ वीडियो में 20-50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ताकि प्रैक्टिस हो सके, चीज़ों को जान सके कि नहीं हमारी तैयारी किस हिसाब से तैयारी है, जो हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना फ़ायदेमंद है, उसका लाभ है कि नहीं है। तो इसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम आज बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान का निर्माण की। सबसे पहले मांग कब उठी थी, कैसे क्या हुआ था, कैसे चीज़ें उसमें जुड़ती गई, इसकी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जो हमारे वामपंथी नेता थे, वामपंथी आंदोलन के जो नेता थे, कम्युनिस्ट। अगर हम वामपंथी की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट। एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने भारत में सबसे पहले कब विचार रखा था संविधान सभा की? 1934 में। 1934 में 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने ये बात तो अपना विचार रखा था कि नहीं, भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान यहाँ बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे चीज़ें सामने आई और कैसे गठन हुआ इस चीज़ का। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम एन रॉय, प्रखर नेता जो एम एन रॉय का मतलब ये मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका पूरा नाम था एम एन रॉय का मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। ठीक है, सबसे पहले एम एन रॉय ने संविधान सभा गठन का विचार रखा कि संविधान बनना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने भी मांग की, ठीक है, कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1935 में कौन मांग किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब? 28 दिसंबर 1885 को एओहुम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज है उसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल पीटी नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका ये कहना था कि जो भारत का संविधान का निर्माण होगा, जो संविधान सभा बनेगी, उसमें क्या किया जाएगा? वयस्क मताधिकार, जो एडल्ट होंगे उनके मताधिकार का प्रयोग करके संविधान सभा बनेगा, और इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो ब्रिटिश सरकार थी, संविधान सभा की जो मांग उठी उसको क्या किया? आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि नहीं, ठीक है, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसके लिए हम तैयार हैं। ब्रिटिशों ने तैयार, वो क्रिप्स मिशन भी 1942 में उन्होंने भेजा था, लेकिन भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, उसको अस्वीकार कर दिया, उसको वापस भेज दिया। फिर 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो आया वो
उसके हिसाब से कैबिनेट मिशन जो है उसके योजना के हिसाब से फिर यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे देखते हैं। वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, क्रिप्स ने भारत में संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन में जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, वो आया भारत में किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए। उसने अपना प्रारूप दिया, अपना प्रस्ताव दिया, लेकिन इसका बहिष्कार कर दिया। कौन बहिष्कार कर दिया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग थी जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की अगर बात तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हर जो भी कड़ी थी भारत का संविधान बनने में उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मुस्लिम लीग जो है इसको क्या की? अस्वीकार कर दी। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसको बहिष्कार कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया, इसलिए असफल रहा। मुस्लिम लीग की मांग भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में विभाजित किया जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को पूर्णतः खारिज कर दिया। देखिए, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि भारत को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाए। भारत को 2 ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। ठीक है, 2 ऑटोनोमस स्टेट जो आज है, अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान हो गया है आज तो, लेकिन उस समय ही उनका डिमांड था कि नहीं, उनको पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाइए, भारत एक अलग राज्य बनाइए। मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी, मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि नहीं, अलग 2 राज्य होने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो उस समय क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन में को ये प्रस्ताव बिल्कुल ही मतलब पसंद नहीं आया, एक तरह से कहिए तो। उसने पूर्णतः इसको खारिज कर दिया कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं, अस्वीकार कर दिया इसने। और ये उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में थोड़ा सा इसको। संविधान सभा की संरचना अगर हम इसकी बात करें तो संविधान जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत अगर हम बात करें संविधान सभा का गठन की, तो जो संविधान सभा का गठन था उसको नवंबर 1946 में इस योजना को तैयार किया गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय के सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी बात करें तो वो उनको उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उस समय उनको बनाया गया था। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो उसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो जो संविधान सभा हम लोग की गठित हुई वो किस योजना के तहत गठित हुई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन जो आया था ब्रिटिश से, उसके तहत हमारा ये संविधान सभा का गठन हुआ। आगे देखते हैं इस योजना की विशेषता क्या थी। योजना की विशेषताओं की हम बात करेंगे। संविधान सभा कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। संविधान सभा में जितने सदस्य होंगे, संविधान सभा एक लोग तो उसमें रहेंगे नहीं, अन्य सदस्य भी होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना मत रहेगा, सबका अपना अपना विचार रहेगा और उसके हिसाब से संविधान बना, तो उसमें अन्य लोग भी रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 389 उस समय रखी गई थी कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतें को आवंटित की जानी थी। जो उस समय ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश भारत, जिस पे ब्रिटिश का कब्जा था, ब्रिटिश लोगों ने उस पर एक तरह से कब्जा ही कही है। ब्रिटिश सरकार जिस पर राज कर रही थी वो उस समय का ब्रिटिश भारत, और 93 देशी रियासत की हम बात करें तो प्रोविंशियल स्टेट
जो 93 प्रोविंशियल स्टेट थे उनको सीटें दी गई, और 296 सीटें जो थी वो उस समय का ब्रिटिश इंडिया को दिया गया था। प्रांतों व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें आवंटित की जानी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल स्टेट की। बात करते हैं प्रोविंशियल स्टेट में क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट होगा, एक सीट वहां पे तय किया जाएगा। ऐसे आवंटित वहां पे किया जाना था। 10 लाख जनसंख्या जहां रहेगा वहां पे एक सीटें दे दी जाएंगी प्रोविंशियल स्टेट को। वहां पे एक व्यक्ति रहेगा, एक मेंबर जो है वहां पे इलेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। वो 3 जो समुदाय थे वो कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व अन्य। ठीक है, इन लोगों के बीच में सीटों का आवंटन होना था। इन 3 समुदाय के बीच में इस जो हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी थे, इन लोगों के बीच में जो सामान्य में आते थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों के बीच में सीटों का निर्धारण करना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। जो उस समय जो होना था चुनाव प्रतिनिधियों का, तो उसका क्या मतलब क्राइटेरिया था, कैसे था? तो जिस समुदाय का, जैसे इसमें दिया है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अगर कोई हिंदू है, ठीक है, हिंदू अगर कोई सदस्य है तो उसका चुनाव हिंदू द्वारा ही किया जाएगा। ये चीजें उसमें था। मुस्लिम है तो उसका मुस्लिम द्वारा ही किया जाएगा। उस समुदाय के मतलब जिस समुदाय का वो कैंडिडेट है उसी के द्वारा उसका चुनाव किया जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, जो प्रोविंशियल स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट की बात करें तो प्रिंसली स्टेट जो थी उसका जो प्रतिनिधि था, प्रिंसली स्टेट का जो प्रमुख होता था उसके द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा, उसके द्वारा उसको मनोनीत किया जाएगा। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा का कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर जोर दिया। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने सदस्य सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आइए इसको समझते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जो ब्रिटिशों के द्वारा भेजा गया था, कैबिनेट मिशन जब भारत आया उसके बाद जो उसका प्रस्ताव था, जो उसकी योजना थी, उसके तहत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने उस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग उस बैठक का बहिष्कार किए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक नया राज्य की मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान एक अलग राज्य हमको दीजिए। अलग राज्य की मांग पर उन लोगों ने जोर दिया, दबाव बनाया कि नहीं, हमको एक पाकिस्तान राज्य अलग चाहिए ही चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रथम बैठक में मुस्लिम लीगों ने भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीगों ने जब भाग नहीं लिया तो इससे क्या हुआ, सदस्य संख्या घट गई। 389 जो सदस्य संख्या थी, तो 389 सदस्य संख्या ने भाग नहीं लेकर उसमें केवल 211 सदस्यों ने उसमें भाग लिया। जिसमें जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, उसमें सम्मिलित हुए थे। भाग लिए का मतलब कि उसमें सम्मिलित हुए थे। कितने लोग? 211 लोग। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे सीनियर थे, उनको क्या बनाया गया? उस सभा का, उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट उनको उस सभा का बनाया गया था। देखिए, मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग शुरू से ही चाहता था कि नहीं, मुझे एक अलग राज्य मिले
और उस अलग राज्य में पाकिस्तान की वो मांग हमेशा करता था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव योजना था उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने ही। और मुस्लिम लीग का उस समय भी यह डिमांड था कि नहीं, मुझे एक अलग से पाकिस्तान राज्य चाहिए। फिर क्रिप्स मिशन इस चीज़ को नहीं मानता है, वो खारिज कर देता है, एकदम सीधा सीधा उसको खारिज कर देता है। उसके बाद भी फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन जब के योजना के तहत जब बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, सदस्य संख्या भी तय हो जाती है। उसके बाद भी मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। सम्मिलित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको एक अलग राज्य की मांग चाहिए होता है, उनको अलग ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, उनको अलग स्वायत्त राज्य की जरूरत होती है, वो मांगते हैं, इसीलिए इसमें नहीं बैठते हैं। और उस समय 211 सदस्यों ने उसमें सम्मिलित होते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसकी प्रथम बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, और साथ में 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और 2 उपाध्यक्ष का नाम क्या है? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को 2 उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर। अब उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात कर लें। उद्देश्य जो उद्देशिका है, उद्देशिका की हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रकाशन पेश किया। ठीक है। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में मतलब एक मोटा मोटी कहिए तो इंट्रोडक्शन, एक तरह से संविधान का इंट्रोडक्शन उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, जो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को थी, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव वहां पे प्रस्तुत किया। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उसमें क्या चीजें दी गई थी। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि जो संविधान सभा है भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करेगी, और उसके भविष्य के शासन के लिए जो आज भी है, जो उस समय का संविधान है बना, आज भी जो हमारा देश का शासन प्रशासन जो चलता है, कैसे चलता है, वो भारत के संविधान के तहत ही चलता है, भारत के संविधान के अनुसार ही चलता है। भारत के संविधान के इधर उधर कोई नहीं जा सकता, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो भी निर्णय होते हैं हमारे देश में देश हित के लिए, वो संविधान के तहत ही होते हैं। तो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि नहीं, हम जो संविधान तैयार करेंगे, भारत का जो भविष्य का शासन होगा इसी से चलेगा, इसकी हम संकल्प लेते हैं, इसकी हम संकल्प लेने की घोषणा करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर की इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा हुए अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। जैसे ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश इंडिया जो था, जिसका ब्रिटिश का कब्जा था भारत पे कुछ क्षेत्रों पे, वो क्षेत्र की बात कर लें, उसको शामिल करते हुए, अन्य क्षेत्र की बात करते हुए, शामिल करते हुए उन क्षेत्र को, अन्य राज्यों को शामिल करते हुए, और जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे उसके बाद भी वो सम्मिलित होना चाहते हैं, जो अन्य क्षेत्र हैं, तो उसको भी भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। उस समय दबाव नहीं था किसी के ऊपर, जो जिसमें सम्मिलित होना चाहता है सम्मिलित हो सकता है, और जो स्वतंत्र होना चाहता है वो स्वतंत्र भी रह सकता है, ऐसा उस समय था।
सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित होगी। ठीक है, उनमें निहित होंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों पर प्राप्त होंगी। ठीक है, इसमें बात करें तो सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जो भी संविधान सभा थी, संविधान सभा के जितने सदस्य जितने लोग थे, तो संविधान सभा गठन होने के बाद संविधान सभा के लोग निर्णय लेंगे कि ये सीमाओं, जो भी सीमा है किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की, वो कितना तक कैसे रहेगा, कौन जुड़ना कौन किसको जोड़ा जाएगा, किसको रखा जाएगा, किसको हटाया जाएगा, ये किसे कौन निर्धारित करेगा? संविधान सभा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसकी अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जो हम लोग का भारत का संविधान की शुरुआत होती तो ऐसे ही होती, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब इसके सर्वोसर्वा अगर मालिक है तो कौन है? भारत की जनता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जनता ही सब कुछ होती है। ठीक है, वी द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता। मतलब इसमें देखिए मोटा मोटी कहा जाए तो इसमें ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि जो भी शक्तियां हैं, जो कुछ भी हैं, इसमें कौन है? भारत की जनता है। अगर एक पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, मतलब वो सॉरी एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, एमपी सांसद का, और एक विधायक का जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, एमएलए, उसका चुनाव होता है, तो वो कैसे वहाँ पे जाता है? जनता ही तो उसको चुनती है, जनता ही तो उसको भेजती है। जो भी पार्लियामेंट में आज बैठा है जनता ही, जनता के द्वारा ही तो, जनता का प्रतिनिधि तो होता है जो वहाँ पे जाकर जनता के बातों को रखता है। वो अलग बात है कि एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद जिस चीज़ के लिए उनको चुना गया है, जिस चीज़ के लिए उनको बनाया गया है, वो अपने चीज़ों को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य को निर्वहन कर पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो एक एमपी एमएलए जो होता है वो क्या होता है? वो जनता का प्रतिनिधि ही होता है, वो जनता का नेता ही होता है, वो जनता के लिए ही उसको चुना गया है, जनता के कार्यों को, जनता के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही उसको वहाँ भेजा जाता है, ताकि वो पार्लियामेंट में या संसद में जाए और सरकार के सामने अपनी जनता की जो समस्या है उसको रखे, और जो भी जनता की मतलब जैसे भी उसको सहयोग कर सकता है, जो भी जरूरत है वो पूरा करे। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से अपने जनता को ऊपर उठा सकता है, अपने क्षेत्र को या अपने समाज को कैसे आगे लेके जा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ जो भी है कैसे वो कर सकता है, तो इसके लिए उसको चुना जाता है। लेकिन ये चीज़ें अब नगण्य रह गई हैं, बहुत कम है, जो बहुत कम ऐसे एमपी एमएलए देखने को मिलते हैं जो इस पर काम कर रहे हैं वाकई में, रियलिटी में ऐसे पे बहुत कम काम कर रहे हैं। आज कोरोना की अगर स्थिति देखी जाए तो इसके पहले सब लोग सबके लिए तैयार थे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जितने एमपी एमएलए थे। जब चुनाव आता है तो तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, तमाम तरह के बात की जाती हैं कि हम आपके लिए, कोई भी दिक्कत होगा हम खड़े रहेंगे आपके लिए। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग कहाँ दिख रहे हैं? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सामने आके फ्रंट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा, जो भी क्षेत्र के लोग हैं तो उनको बस ये समझना चाहिए कि नहीं, जो भी हमारा नेता है, जो भी हमारा एमपी है, जो एमएलए है, वो किस प्रकार का है, किसी राजनीतिक लोगों से प्रभावित ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर के नेता न चुने, अपना एमपी एमएलए न चुने। वो व्यक्ति कैसा है उसको देख करके वो लेकर कि वो व्यक्ति उसके लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना मतलब कर सकता है, कितना सही है, कितना देखिए, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा ये तो अलग मैटर है, क्योंकि एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो हम इसमें इसकी बात नहीं करेंगे कि पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है। लेकिन वो कितना सही है आपके क्षेत्र के लिए, कितनी बार आपको सहयोग किया है, किस तरीके से उसने सहयोग किया है आपके क्षेत्र को, किस तरीके से आपके क्षेत्र को आगे लेके जा सकता है, तो वो चीज़ देख करके आप चुनाव करें। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, बदलाव की ज़रूरत है।
ठीक है, वो बातें आगे हम देखते हैं इसमें। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए इसमें जो भी किया कहा गया, किसके लिए कहा गया? भारत के लोगों के लिए कहा गया है। अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की। तो भारत के जो जितने लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कितनी स्वतंत्रता है, कितनी सुरक्षा है। आपको कहीं भी रोड पे निकल रहे हैं, कितनी सुरक्षा आपको मिल पा रही है, ठीक है, इस समय। तो उस समय सुरक्षा की बात की कि आपको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, अवसर की समता, मतलब जहां भी आपको अवसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, विधि के समझ क्षमता और समता, सॉरी, समता की अगर हम बात करें तो कोई भी कानून है तो किसी के लिए कम या अधिक नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। विधि के समझ समता की इसमें यही बात की गई है कि कोई भी हो, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए कानून बराबर है, कानून से बढ़ के कोई नहीं, कानून ही सर्वोपरि है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो डाइसी ने दिया था, रूल ऑफ लॉ। विचार एवं अभिव्यक्ति, जैसे आपका जो विचार है अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता आपको देने की इसमें बात उस समय कही जा रही है कि आपको ये चीज इसमें दिया जाएगा, सुनिश्चित की जाएगी कि नहीं, आपकी नैतिकता बनी रहे, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे। आप संगठन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी मतलब है कुछ करना चाहते हैं तो आपको सरकार सहयोग करेगी, जिस तरीके से वो किया जाएगा, इसकी इसमें बात उस समय कही जा रही है। और आज वो कितनी है आप सब लोग देख ही पा रहे हैं। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग को तथा जनजातीय क्षेत्रों को के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो भी मतलब जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, या बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट, इसकी बात की जा रही है, माइनॉरिटी, ये लोग जो हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। अगर हम बात करें तो आर्टिकल, ये शेड्यूल जो हमारी अनुसूचियां हैं 5वीं और 6वीं, ये इसी पे बेस्ड है। अनुसूची 5वीं और 6वीं ये सुरक्षा को लेकर के ही बनाया गया है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, इनके क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कराया जाएगा। ये उस समय जब संविधान प्रस्ताव, वो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लाया था, उस समय ये बात इसमें कही गई है कि ये चीज़ें प्रदान कराई जाएंगी। आज चीज़ें प्रदान कराई भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है, प्रदान कराई जा रही हैं। जैसे भी कहिए अगर, तो किसी न किसी से प्रदान कराया जा रहा है। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, जो संघ की एकता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, तथा इसके क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसमें इंटीग्रिटी की बात की गई है कि जो भी आपका संघ होगा, जो भी आपका न्याय होगा देश के लिए, जो न्याय एवं विधि, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं इसमें, तो उसके अनुरूप आपको सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे होता है कि किसी को जान माल का खतरा होता है तो उसको सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है, किसी को लगता है कि नहीं हमको किसी से खतरा, तो वो एक पत्र लिखता है, या तो अपने यहाँ जिला में एसपी को या डीएसपी को या डीएम को या राज्य सरकार को, तो उसको सुविधा मुहैया कराया जाता है। ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान कराए। तो उस समय बात कही जा रही है कि नहीं, जो है सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। वो चीज़ें आज भी हैं, सुरक्षा प्रदान कराया जाता है। आगे देखते हैं, प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार उचित स्थान दिलाएगा तथा विश्व शांति, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त एवं उसके योगदान को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। जो भारत की भूमि है, जो भारत है, उसका क्या होगा, विश्व में भी ऊपर ले जाने के लिए, जैसे आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने के
बात करते हैं आगे। और कोशिश भी कर रहे हैं, भारत पहले से बहुत डेवलप हो रहा है। अभी तो विकासशील देश में ही हम लोग का देश है, विकासशील देश कहते हैं भारत को। तो वो डे बाय डे लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, जितने भी अगर हम बात करें, जितने नौकरशाह, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, या जितने भी लोग हैं, सब लोग अपना लगे हुए हैं कि नहीं भारत देश एक ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे क्या होगा कि भारत के लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा, भारत का एक अलग पहचान बनेगी। तो इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी हम बात उस समय किया जा रहा है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। तो उस समय बात करते हैं कि भारत को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाएगा तथा विश्व शांति मानव कल्याण की बात करने की, उसमें बात करने की, उस समय भी सुरक्षित किया जाएगा। जो भी इसका स्थान है भारत का, जैसे भी उसको हम विश्व स्तर पे आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसमें हम अभी तक बात किए संविधान सभा की। तो संविधान सभा में हम बता ही दिए, एक बार फिर से देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। वो कैबिनेट मिशन योजना ही थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना उद्देश्य प्रस्ताव लाए। उद्देश्य प्रस्ताव में हमने देखा कि नहीं, किस प्रकार से भारतीयों के हाथ में सब कुछ होगा, भारतीय जनता ही इसके संरक्षक होंगे, और किस प्रकार से लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान कराया जाएगा, किस प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान कराई जाएगी, न्याय प्रदान किया जाएगा। इसकी बात हम किए हैं उद्देश्य प्रस्ताव में। अभी हम देखते हैं कुछ अदर बातें कि क्या है इसमें। इसने मतलब क्या है, संविधान सभा में ही, ठीक है, संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। ठीक है, मई 1949 में संविधान सभा का कार्य चल रहा था। ठीक है, संविधान सभा का कार्य चल रहा था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो पहली बार राष्ट्रगान जो है कलकत्ता अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रगान है हमारा पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता था उसमें गाए थे राष्ट्रगान को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, ठीक है, जिसके रचयिता अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और ये राष्ट्रगान जो है, इसके रचयिता अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान जो जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो उस समय के सबसे तेज तर्रार कहिए या सबसे बुद्धिमान कहिए। और वो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को
इनको राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया, इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया। अगर हम बात करें कि संविधान हमारा बनाने में समय कितना लगा, भाई ऐसा तो है नहीं, संविधान बनाने में काफ़ी समय लग गया। तो इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि संविधान निर्माता जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि नहीं हम जल्दी से चीज़ों को निपटा करके, चीज़ों को ख़त्म करके अपना काम ख़त्म करें। वो ये चाहते थे कि हम ऐसा भारत को संविधान दें जिससे जो आने वाले समय में भारत पे जो भी शासन प्रशासन या जो भी नियम नियमावलियाँ बनेंगी उसमें बहुत अंतर ना हो, क्योंकि वो भारत को जान चुके थे, इतने समय से वो भारत में थे, भारत के लोगों को जान चुके थे, और वो अन्य लोगों, अन्य देश का जो संविधान था उसका भी वो गहन अध्ययन करते थे। और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने जैसे जो चीज़ें लगता था कि नहीं भारत के अगर प्रपंच से देखा जाए, भारत के हिसाब से देखा जाए कौन चीज़ें इसमें फिट बैठ सकती हैं, उसको उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट किया और इसमें वहाँ यहाँ पे ला करके सम्मिलित किया इसमें। तो देखते हैं 2 साल 11 माह, 2 साल 11 लगभग 3 साल मान लीजिए, 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपया का खर्च आया। ठीक है, 64 लाख रुपए का उस समय खर्च आया। ये जो डाटा है ये किताबों से ही लिया गया है, जो भी किताब में दिया गया वहीं से डाटा लेकर के बताया जा रहा है कि 64 लाख रुपए खर्च आया। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो इतना लंबा समय लगाने का रीजन ही यही था कि ताकि बाद में किसी प्रकार का ये दिक्कत ना हो कि नहीं संविधान हमारा सही नहीं है और संविधान को हटा देना चाहिए, दूसरा संविधान लाना चाहिए। जैसे नेपाल में देखिए आज भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, आज भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। संविधान जो है कभी ये कभी वो, ये चीज़ें बातें हो रही हैं वहाँ पे। तो उस नेपाल में ये है कि क्या किया जाए, संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाए या किसी एक को बैठा जाए, किसी एक का शासन हो या संविधान का शासन हो। तो भारत में अगर कहिए तो पूरी तरह से जो भी नियम नियमावलियाँ हैं वो संविधान के आधार पे ही हैं, संविधान के तहत ही हैं। संविधान से इधर उधर कोई नहीं जा सकता है, वो चाहे कोई भी हो। 24 जनवरी 1950 जिस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम घोषित किया गया था, उनको बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। मतलब जो 51-52 का जो प्रथम आम चुनाव था, उसके बाद जो नई संसद का निर्माण था उसमें जो संविधान सभा था वो अंतरिम संसद के रूप में काम किया। उन लोगों ने उस समय तक काम किया। उसके बाद इन्होंने जब नया संसद का निर्माण हुआ, ठीक है, और उसके बाद वो चीज़ें संविधान सभा के जो थी वो उसको भंग कर दिया गया और नया संसद कार्य तब से करने लगा। वो नया जो आम चुनाव हुआ 1951-52 उसके बाद से। तो आज हम देखेंगे क्या क्या बात की है। आज हम बात की है संविधान सभा की बात की है, कैसे संविधान सभा गठन हुआ, कैसे संविधान की मांग उठी और उस समय लोगों के क्या क्या डिमांड थे संविधान सभा के लिए। एम.एन. राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना विचार रखा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उस समय उनका क्या विचार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस संविधान सभा की मांग को लेकर, संविधान सभा गठन को लेकर उनकी क्या डिमांड थी, उनकी क्या मांग थी, इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, वापस चला जाता है, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग जो थे उनको अलग राज्य की मांग होती है, अलग राज्य, वो अलग पाकिस्तान चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। तो इसलिए 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है वापस चला जाता है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन,
1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग के संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तो मुस्लिम लीग इस सभा को बहिष्कार कर देते हैं, जब जिसमें 389 सदस्य संख्या की बात कही जाती है कि 389 सदस्य संख्या होंगे, लेकिन जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग को सम्मिलित नहीं होने के कारण इसमें टोटल 211 सदस्य संख्या सम्मिलित होते हैं, और उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक वहाँ पे संपन्न होती है। संविधान सभा के प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें भारत के संविधान निर्माण की बात करते हैं कि इसमें जो भी होगा सर्व जनता होगी, और इसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता होगा, किस प्रकार से लोगों का विधि का न्याय होगा, ठीक है, इसकी इसमें बात कही जाती है। उसके बाद हम देखे हैं कि संविधान सब को बनाने में कितने समय लगे हैं, कितने खर्च हुए हैं, और आगे हम इसमें बात करेंगे समितियाँ की, जो भी समितियाँ थीं किस प्रकार से समितियाँ बनी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, उस समिति को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम पहले ही बता चुके हैं कि नहीं, हम फिर MCQ पे भी हम अपना वीडियो लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन भी होंगे, 20 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसे भी मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन तैयार हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार करने में, ये मटेरियल तैयार करने में काफ़ी समय भी लगता है। तो जैसे ये चीज़ तैयार होंगी इसको हम लेकर के आएंगे। और सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जो इस चैनल पर नए हैं, और चैनल को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए प्लीज़। और हम लोग फेसबुक पे भी हैं रेजिलियंस के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हैं रेजिलियंस के नाम से, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे आप सीधे रेजिलियंस सर्च कर सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो आदर्श सिंह या श्रेयम सिंह ये नाम सर्च करेंगे तो सीधे हमारे चैनल पे आप वहाँ से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से पहुँचने के लिए आप अगर रेजिलियंस नहीं सर्च कर पा रहे हैं, रेजिलियंस स्पेलिंग कितने लोगों को ये हो रहा है कि नहीं स्पेलिंग हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो कोई नहीं, इसमें बहुत वो करने की बात नहीं। आप आदर्श सिंह सीधे लिखिए यूट्यूब चैनल पे, और या तो श्रेयम सिंह लिख दीजिए, तो भी आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पहुंच जाएंगे। वहाँ पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लोगों से सब्सक्राइब करवाते चलिए, सपोर्ट करिए आप लोग। हाँ, जितने भी दोस्त हैं सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यही उम्मीद करेंगे। तो एक पॉजिटिव कोटेशन देखते हैं, अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। अगर मतलब इसमें देखिए, सिर्फ कामना करेंगे नहीं ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, बस कहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा आपको, किसी भी तरीके से कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई महान नहीं हुआ है आज तक धरती पे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे ऊंचाइयों को छूने के लिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप सूटेबल हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उस चीज़ को अपनाइए, पढ़िए, करिए और आगे बढ़िए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समितियों के बारे में। तो सभी लोग घर पे सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली ख्याल रखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। सभी लोग को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।